मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मस्त। तो हम लोग फिर एक बार आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। ये है मौर्य काल। बट कल का एक थोड़ा सा अवशेष रह गया था। अवशेष कुछ ऐसा था कि एक वेदांग की चर्चा में करनी थी। 5-6 पॉइंट्स हमें बताने थे, है ना। कल हम लोगों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म पे बात किया था। बात करते करते धीरे धीरे मुझे एहसास होता है कि थोड़ा यदि डेप्थ में जाएं तो एक अलग से प्रोफेशन सा मुझे लगता है। बार बार हर क्लास में मुझे लगता है कि 4-5 साल बाद हम इस करियर को भी, ठीक है ना, थोड़ा अध्ययन ही तो करना है उसमें, मतलब ठीक है, गहराई में जाकर के, है ना। और उसको आदत में उतारनी है, मतलब केवल बताने से बात नहीं बनती है, ठीक है। और तो कल हम लोगों ने लास्ट में जैनिज्म पे बात की थी, द एंड कर दिया था उसे। अभी लिखें जरा, वेदांग। वेदांग अभी रुक जाओ, थोड़ी देर में पूछ लेना, ठीक है। क्या बुद्ध युगीन गणतंत्र रह रहा है? अच्छा, मैं भी समझा दूंगा। टॉपिक नहीं था, थोड़ा बताना था, मैं बता दूंगा 2 मिनट में। गुड। देखिए आप, वेदांग। अब ये हो गया आपका वेदों का अंग, वैसे इसका मतलब होता है ना। ये ब्राह्मण साहित्य का हिस्सा हो गया, पार्ट हो गया, है ना। या हिंदू साहित्य, हिंदू धर्म का जो साहित्य है उसका हिस्सा हो गया ये, ठीक है। वैदिक साहित्य पहला मेन बेस हो गया हिंदू धर्म का, फिर उसके बाद वेदांग साहित्य, ठीक है। ऐसे कर करके अलग अलग फेज है साहित्य के, मतलब, है ना। लेकिन आप कि वेदों को संक्षिप्त में समझने के लिए, वेदों को संक्षिप्त में समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना, ठीक है। एक बार मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी गुड मॉर्निंग कह दूं, स्पेशल गुड मॉर्निंग, है ना। वो दूर होते हैं, डिस्टेंस पे होते हैं, तो फिर लगेगा सर ने आज तो बात ही नहीं की है। स्क्रीन पे मुझे मेघा, सबीहा, साजिद, गौरव और शायद सपना, एक आधा नाम और दिख रहे हैं, कोई मिस्टर सिंह या, ठीक है। समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई, ठीक है। इसमें लिखें आप जरा, वेदांग 6 भागों में विभक्त है। 6 भागों में विभक्त है। पहला लिखें आप, शिक्षा। शिक्षा ये था शुद्ध उच्चारण के लिए। शिक्षा था शुद्ध उच्चारण के लिए। लिखें व्याकरण। ठीक है, दूसरा जो है शिक्षा के बाद है व्याकरण। यहां लिख लें आप, भाषा, भाषा संबंधी नियम के लिए। भाषा संबंधी नियम के लिए, ठीक है। इसके बारे में एक चीज और ऐड कर लेंगे आप कि संस्कृत व्याकरण पर जो प्राचीनतम रचना है वो है पाणिनि की अष्टाध्यायी। ठीक है, संस्कृत व्याकरण पर जो प्राचीनतम रचना है वो है पाणिनि की अष्टाध्यायी। और इसका एक डेट भी रख लें तो ठीक रहेगा, 5th सेंचुरी BC। ठीक है, इसमें भाषा संबंधी नियम बताए गए हैं। इसके बाद लिखें आप, निरुक्त।
निरुक्त, ठीक। शब्दों की उत्पत्ति को समझने के लिए इटिमोलॉजिकल डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स के लिए, शब्दों की व्युत्पत्ति को समझने के लिए निरुक्त की रचना की गई। जो इस पे प्राचीनतम किताब है वो है यास्क। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप, यास्क का निरुक्त। यास्क लेखक हैं और निरुक्त उनकी रचना है। यास्क कृत निरुक्त। ठीक है। इसके बाद लिखें छंद गायन के लिए। छंद है गायन के लिए। अब जैसे सब में रचना है, जैसे शिक्षा पे प्रतिसाख्य की शिक्षा, छंद पे पिंगल मुनि का छंद शास्त्र, ऐसे करके ना सब पे कुछ ना कुछ रचना है। तो एक दो नाम ले रहे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी हम साहित्य में भी, है ना। डिवीजन 6 हैं, 2-3 एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। जैसे यास्क और पाणिनि का एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है। छंद हो गया गायन के लिए कि कैसे गाया जाए वैदिक मंत्रों को, ठीक है, उसके लिए था। इसके बाद लिखें आप छंद के बाद ज्योतिष। ज्योतिष था शुभ मुहूर्त के लिए। ज्योतिष था शुभ मुहूर्त के लिए कि किस मुहूर्त में क्या करना चाहिए, पूजा पाठ वगैरह की विधि, उसके लिए था। इस पे भी एक वेदांग ज्योतिष करके किताब है ना, मतलब वैदिक ज्योतिष या वेदांग ज्योतिष, ठीक है। और इसके बाद लिखें आप कल्प। लिखें यह 4 भागों में विभाजित है। कल्प जो है वो 4 भागों में विभाजित है। ठीक है। इसमें चारों का नाम लिख लें आप। गृह सूत्र, श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। ठीक है। गृह सूत्र, श्रौत, धर्म और सुलभ। गृह के सामने की इंफॉर्मेशन लिखें आप। गृह के सामने लिखें पारिवारिक नियम, ठीक है, पारिवारिक नियम। श्रौत के सामने लिखें यज्ञ इत्यादि से संबंधित नियम। ठीक है। धर्मसूत्र के सामने लिखें आप सामाजिक राजनीतिक नियम। मतलब इसमें नियम बता गए, जैसे वर्ण व्यवस्था के बारे में, आश्रम व्यवस्था के बारे में, ठीक है। विवाह से संबंधित नियम क्या है, मतलब एक तरह का रूल बुक है, मतलब जो हिंदू समाज को मानते हैं, ठीक है, उनको इस रूल बुक को फॉलो उस समय के हिसाब से करने का निर्देश था। ये जो सूत्र हैं और थोड़ा आगे चल करके स्मृति साहित्य, जैसे मनुस्मृति का नाम तो लगभग सभी लोग जानते ही होंगे, है ना। राजनीति में भी मनु की चर्चा आज भी हो जाती है ना। उत्तर प्रदेश की बहुत लोकप्रिय एक जनाधार वाली नेता है मायावती जी, है ना। मतलब अक्सर वो जब आलोचना करती हैं अपने विरोधियों की तो मनुवादी कह के आलोचना, तो मनु वर्ड तो बराबर यूज करती हैं एटलीस्ट वो, कम से कम, ठीक है। तो जैसे मनुस्मृति है, आगे चल के नारद, याज्ञवल्क, बृहस्पति, कात्यायन, है ना, ऐसे करके बहुत सारी स्मृतियां। तो ये सूत्र जो रचनाएं हैं और स्मृति, लोकप्रिय शब्दों में इन्हें ही शास्त्र कहा गया है। आप सुनते होंगे ना शास्त्रों में ये कहा गया है, तो कौन से शास्त्र हैं?
यही शास्त्र है। और मतलब मेरा मानना है, मतलब व्यक्तिगत तौर पे, कि हर धर्म की जो महत्वपूर्ण शिक्षा है सरल रूप में, ठीक है, धर्म संसद जैसी चीज होनी चाहिए, वहां बैठ के सहमति होनी चाहिए और सरल रूप में सबको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या है भाई, क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, जिससे दिमाग इसमें न उलझे समाज का, बल्कि समाज बेहतर जीवन जीने की तरफ। ठीक है, मतलब कभी कभी मैं अपनी राय भी दे देता हूं। मेरी राय बस आपको सोचने के लिए होता है, क्योंकि आप जिस सेवा की तैयारी कर रहे हैं उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। कब किस बात पे आपकी ओपिनियन की जरूरत पड़ जाए, और मेरा लक्ष्य या तो पीटी होता है या मेंस होता है या इंटरव्यू होता है। ठीक है, इंटरव्यू में कौन सी सिचुएशन कब कहां आ जाए, इमर्ज कर जाए। इंटरव्यू में क्या होता है, जैसे हम बात शुरू करते हैं ना, तो हमारी बातों से ही बात आगे बढ़ती है, पहले से कुछ ज्यादा प्लान नहीं होता है। जैसे पूछेंगे, आप इंटरव्यू में गए, बताओ आप कैसे महसूस कर रहे हैं, तो बोले बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, है ना, कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे बात चलने लगी, ठीक है ना, जैसे आपको दिया जाए कि भाई 1 से लेकर 10 पॉइंट तक, 10 का मतलब बहुत बहुत अच्छा हो गया, है ना, तो बताइए अपने आप को कहाँ देंगे आप, है ना। कुछ आपने बोला, अच्छा क्यों इतना ही नंबर दिया आपने, क्यों अच्छा महसूस कर रहे हैं, पर कहां से बात कहां निकल जाती है ना। हम जब बात करते हैं उसी का चेन बनता चला जाता है, पहले से कुछ नहीं होता है कि इसको पकड़ के बैठा लेंगे और जाने ही नहीं देंगे इसको, आज हम यहां से हैं, इससे ये पूछ लेंगे। तो बात चलते चलते कब कौन सी विवाद, जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसी समय पता चला चर्चा में आ गया कोई चीज, वो पूछेंगे ही पूछेंगे जो स्टूडेंट जाए उस दिन उससे। धर्मसूत्र हो गया आपका, 16 सूत्र के बारे में लिखे आप, लिखें यज्ञ वेदी के निर्माण से संबंधित नियम। यज्ञ वेदी के निर्माण से संबंधित नियम, है ना, यहां नोट करके लिख लें आप। गौतम गौतम बौधायन, गौतम कौमा बौधायन पराशर पराशर इत्यादि प्रमुख सूत्रकार थे। इत्यादि प्रमुख सूत्रकार थे। अब देखो, ये इतना पॉपुलर हुआ कि बाकी चीजें पृष्ठभूमि में चली गई और इस पूरे काल को सूत्रकाल कहा जाने लगा। ये जो कल्प रचनाएं हैं, ये इतना पॉपुलर हुआ, और इनके जो लेखक हैं वो गौतम हैं, बौधायन हैं, पराशर हैं। इससे संबंधित जो नियम बनाने वाले, जो उस समय जो ऋषि कह सकते हैं आप, स्कॉलर कह सकते हैं उस दौर के आप, ठीक है ना। ठीक है, तो ये है वेदांग। जब हम कहते हैं ना हिंदू धर्म का साहित्य, तो उसमें वैदिक साहित्य, वेदांग साहित्य दो हो गया। इसके बाद रामायण, महाभारत, पुराण, ये हो गया आपका हिंदू धर्म का साहित्य। महाभारत में ही गीता, ठीक है, उसमें भी कुछ कुछ साहित्य जो है अलग अलग संप्रदायों के हिसाब से भी हो जाता है। कुछ शक्ति के लिए अलग है, ठीक है, विष्णु पुराण वगैरह जैसे वैष्णव जो हैं उनसे जुड़ जाता है, मतलब, ठीक है, तो थोड़ा अलग अलग। तो ये सब रचनाएं जो हैं हिंदू साहित्य की रचनाएं, अलग अलग दौर में संकलन की जानकारी मिलती है उसकी। एक अभी था गणतंत्र को लेकर के, बुद्ध काल में गणतंत्र भी है। जैसे आपको याद होगा वज्जी गण की बात हमने की थी, 8 गणों का संघ था, उसमें लक्ष्मी का भी एक नाम आया था, है ना। तो गणतंत्र में और राजतंत्र में अंतर क्या होता था, कोई 1-2 पॉइंट आपको बस ध्यान रखना है। आप में से किसी ने पढ़ा है क्या आर्य शर्मा वाली किताब को? कोई बता सकता है क्या अंतर? उसमें 2 पेज में बताया गया, उसमें 1-2 अंतर वगैरह हाईलाइटेड है। कॉन्सेप्ट बता रहे हो या पढ़ के बता रहे हो? वेरी गुड।
वेरी गुड। बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था, है ना। उसमें क्या होता था, जैसे मान लो लिच्छवी गण है या कपिल वस्तु के साके ही थे मान लो, है ना, तो उस राज्य में ना कई राजा होते थे, कोई एक नहीं, कोई एक राजा नहीं होता था वहां पे, बल्कि कई राजा होते थे। ठीक है, कई परिवारों का शासन होता था। हर परिवार, जो उस समय शासक में जिनकी गिनती होती थी, वो सब मिलकर के अपना एक लीडर चुनते थे। जैसे शुद्धोधन जो थे, है ना, बुद्ध के पिता, ठीक है, शुद्धोधन जो थे वो शाक्य गण के प्रमुख थे। तो सबने मिलकर उन्हें अपना राजा चुना। कोई जब डिसीजन होता था तो ऐसे सभा बैठती थी और वो अलग से उनका आसन होता था बैठने का, मतलब क्योंकि शाक्य गण के प्रमुख थे वो। फिर बहुमत के आधार पर निर्णय। बाकी वो जो राज परिवार है, जैसे मान लो कपिल वस्तु है, तो उन वंशानुगत है वो भी, ऐसा नहीं कि वंशानुगत नहीं था वो। कई परिवारों के प्रमुख मिलकर के शासन करते थे। निर्णय में बहुमत की भूमिका होती थी। सब अपने अपने इलाके में रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। बड़े निर्णय बैठ कर लेते थे, वरना सबका एरिया बटा हुआ होता था, भाई ये हमारा एरिया, इसमें हम रेवेन्यू। सब अपनी सेना रखते थे। और एक एग्जाम्पल न्याय के बारे में दिया जाता है कि भाई किसी को सजा दे दी गई तो ऊपर 7 लेवल तक वो अपील कर सकता था, लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है। निर्दोष होने का उसे अधिक से अधिक मौका, कहने की बात है, बट जो मैंने शुरू की 4-5 बातें बताई वो ध्यान रखिएगा। उस समय का गणतंत्र कैसा गणतंत्र था, आज की तरह नहीं। जैसे राष्ट्र का जो प्रमुख होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, राष्ट्रपति हमारे। भारत जो है रिपब्लिक है, प्रेसिडेंट हमारे इलेक्टेड हैं। बट उस समय ऐसा नहीं था। इलेक्शन केवल होता था गण के प्रमुख का। वो राज परिवार वंशानुगत होता था, रेवेन्यू बढ़ जाते थे, सेना बटी हुई होती थी और निर्णय मिलकर के लेते थे। ये कॉन्सेप्ट कभी शायद पीटी वगैरह में हेल्प कर दे आपको, कभी कोई स्टेटमेंट वगैरह आ जाए पीटी में तो आप, ठीक है, ये बातें लिखी हुई हैं किताब के अंदर। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में, मौर्य काल। तीन सौ 22 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, एक सौ 85 ईसा पूर्व। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या देखना है। एक तो राजनीति की बात करेंगे हम, ठीक है, एक हम राजनीति की बात करेंगे। फिर दूसरा हम यहां चर्चा करेंगे स्रोत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्रोत की बात करेंगे हम, सोर्स, जिसमें पुरातत्व की भी बात करेंगे और साहित्य की भी बात करेंगे। पुरातत्व में अभिलेखों के बारे में आपसे हम बात करेंगे यहां पे काफी विस्तार से, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अर्थव्यवस्था और समाज का कुछ खास हम कह सकते हैं महत्व नहीं है इस काल के हिसाब से। दो चार बातें करेंगे हम, 5-5 मिनट इस पे भी। कुछ नई बात है जो हम यहाँ नोटिस करेंगे हम। ठीक है, और अलग से कोई धर्म की चर्चा नहीं होती है। जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, तीनों धर्म प्रचलित है। ठीक है, थोड़ा बहुत अशोक के संदर्भ में कुछ धर्म की बात हो जाएगी, है ना। अलग से यहाँ हमें धर्म पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म की विशेषताएं इस काल में भी हैं। महावीर स्वामी के जो उपदेश हैं वो इस काल में भी प्रचलित हैं। जैसे एक संगीति बन गई थी, आपको याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया। तो वो सब जानकारी हमने बौद्ध जैन के साथ दे दी है। हिंदू धर्म जैसा उत्तर वैदिक काल में था वैसा ही था इस काल में भी, इसलिए हमें अलग से धर्म पढ़ने की जरूरत यहाँ पे इस काल में नहीं होती है। ठीक है, अब ये काल जाना जाता है कला के लिए। ठीक है, तो
उस काल में, जैसे किसी भी काल में कितनी जानकारी है वो तो हम पढ़ते हैं, है ना, पर उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो है राजनीति, सोर्स और कला, मौर्य काल में। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग मौर्यकालीन राजनीति से ही एक बार, है ना। हमने बताया था राजनीति में आपको वंशावली, क्योंकि प्राचीन काल में वंशावली को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। राजवंशों के लिस्ट वगैरह जो पुराणों में दिए गए हैं, मतलब जैसे मान लो विष्णु पुराण में ही मौर्य, ठीक है, और कई किताबों में जो लिस्ट है उसमें बहुत मैच नहीं खाता है। चीजें, जानकारी पर्याप्त मिलती हैं, बट काल क्रम का उल्लेख किताबों में बहुत कम मिलता है। काल गणना पर उतना हम ध्यान नहीं देते थे, बताते तो थे हम, और इतिहास का रिकॉर्ड रख रहे हैं इस तरह से ध्यान रख करके हम इतिहास को संभाल कर नहीं रखते थे, जैसे इतिहास आज हम पढ़ते हैं। इस तरह की परंपरा, आज वाले इतिहास की परंपरा बहुत हद तक कुछ कुछ यूनान में रही है, और मध्यकाल में जब इस्लाम का उदय हुआ तो अरब देशों में भी इस तरह की परंपरा, ठीक है, रही है। मतलब अपने यहां भी रिकॉर्ड तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कालक्रम, निरंतरता, परिवर्तन जैसे तत्वों को बहुत महत्व उसमें, फिर भी एक अच्छी खासी इतिहास की समझ बन जाती है उनसे, है ना। तो प्राचीन काल में ना वर्ष का ज्यादा रोल नहीं है। जैसे आपको याद होगा पाषाण काल में 10, 20, 50 हजार वर्ष तो आगे पीछे ऐसे हो जाते थे, चलो कोई बात नहीं मान लो, क्योंकि वैसे कोई प्रश्न होंगे नहीं, अनुसंधान का विषय है। हाँ, थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी जैसे मौर्य काल से आने से मिलने लगती है, गुप्त काल में थोड़ी अधिक क्लैरिटी मिलेगी, पूर्व मध्य काल में फिर कम क्लैरिटी मिलेगी आपको, मध्योत्तर काल में थोड़ी कम क्लैरिटी है काल को लेकर के। तो साक्ष्यों की समस्याएं हैं। मध्यकाल में वर्ष को लेकर के क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी आपको, और मॉडर्न इंडिया तो आपने पढ़ा ही है, दिन को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के, महीने को लेकर के भी इसमें, मतलब कि भाई जैसे आज 23 मार्च है, भगत सिंह जी को, ठीक है, आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी, सुखदेव और राजगुरु शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं, तो हमें ये भी याद रहता है। 28-29 मार्च को 1931 में कराची अधिवेशन का आयोजन किया गया था, और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, है ना, याद है ना। मॉडर्न इंडिया में मार्च 1931 में 3 घटनाओं की बात हमने, तो अब क्या होता है उसमें हमें छोटी छोटी बातें भी ध्यान रहती हैं यदि महत्वपूर्ण है तो। आइए राजनीति में लिखें आप, मौर्यकालीन राजनीति। पहले वंशावली लिखते हैं आप, इसमें लिखें आप चंद्रगुप्त मौर्य, (322 BC से 298 BC। थोड़ा इसके बारे में बता दूं आपको। आपको याद होगा हम जब मगध महाजनपद की बात कर रहे थे तो हमने नंद वंश की बात की थी, याद है ना, महापद्मनंद और धनानंद, दो शासक। किसी यज्ञ वगैरह का आयोजन किया था कभी धनानंद ने, ऐसा कहा जाता है, कुछ किताबों में उल्लेख है, और उसमें चाणक्य भी आए थे। चाणक्य तक्षशिला के रहने वाले थे, और तक्षशिला में उनका जन्म भी हुआ था चाणक्य का, बहुत बड़ा शिक्षा केंद्र था, और वहीं पे आचार्य भी थे, वो बड़े विद्वान थे, और उनका नाम भी बहुत था चाणक्य। कहा जाता है, मतलब विद्वान तो थे ही, थोड़े वो क्रोधी स्वभाव के भी थे, गुणी तो बहुत थे वो, है ना। कुछ भी वाक्य हुआ, मुझे वाक्य का तो इल्म नहीं है, जिसमें कहा जाता है धनानंद ने चाणक्य को अपमानित, फिर चाणक्य ने शपथ ली थी कि भाई मैं तुम्हें, तुम्हारे वंश को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। और फिर यात्रा के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य पे नजर पड़ी चाणक्य की, वो कोई एक ऐसा खेल खेल रहा था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसमें वो राजा बना हुआ था और अपने बच्चों को, मतलब जो उनके सहपाठी थे, उसको वो कुछ कुछ निर्देश वगैरह दे रहा था वो, है ना। वो कश्मीर फाइल चल रही है ऊपर में, कश्मीर फाइल में भी सीटी बजती है ना, ऐसा है क्या, पिक्चर शायद ऐसा है क्या, ठीक है ना। तो गेम खेल रहा था वहां पे, तो उसको लगा कि भाई इसमें प्रतिभा है, और फिर प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत जानकारी नहीं मिलती चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि किसी मोर पालने वाले के मुखिया का बेटा रहा होगा वो,
जाति को लेके भी अलग अलग, वर्ण को लेके भी अलग अलग बातें की जाती हैं, बट बौद्ध स्रोत को उस समय थोड़ा प्रामाणिक ज्यादा माना जाता है उस दौर के हिसाब से, तो उसमें क्षत्रिय बताया गया उसे, बट श्योरिटी नहीं है। मोर पालक के पुत्र के तौर पे शायद उसकी पहचान की जाती है चंद्रगुप्त की। तक्षशिला में प्रशिक्षण देता है उसे, ठीक है। और वही दौर था जब वो प्रशिक्षण पा रहा था, तो उस समय 326-25 ईस्वी में सिकंदर का भी आक्रमण, और पाकिस्तान वाले इलाके में सिकंदर ने छोटे मोटे बहुत सारे राज्य थे, गणराज्य थे, सबको वो निपटा दिया था। कुछ बड़े राज्य भी थे, जैसे आम्भी को पहले निपटा दिया, पोरस ने फाइट अच्छा की थी, बाद में पोरस का राज्य उसने लौटा दिया था ना, तो ऐसे करके उसका एक सिकंदर का ही प्रभाव था पूरे वहां उस वाले इलाके में, पाकिस्तान वाले इलाके में। और चाणक्य ने सलाह दी थी, तो चंद्रगुप्त ने सिकंदर की कार्य प्रणाली को भी देखा था। सिकंदर के साथ आए कुछ विद्वान जैसे नियारकस हैं, अरिस्टोबुलस हैं, ठीक है, ये लोग उल्लेख भी करते हैं कि हाँ सैंड्रोकोटस था उस समय। वो लोग चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहते हैं, मतलब अपने लेख में, है ना। तो सिकंदर की कार्य प्रणाली को समझा। कौटिल्य की योजना ये थी कि पहले सीमावर्ती इलाकों पर धीरे धीरे कब्जा करते जाओ, आर्थिक और सैनिक स्थिति मजबूत करो, और बाद में पाटलिपुत्र पे आक्रमण। सिकंदर के जाने के बाद एक वैक्यूम था, स्थानीय कुछ लोगों की मदद से एक सेना बनाई, कौटिल्य की सलाह से वो जीतता गया, धीरे धीरे एक मजबूत सेना पूरे पाकिस्तान वाले इलाके पे कब्जा किया, और फिर पाटलिपुत्र पे आक्रमण, धनानंद को पराजित, और ठीक है, मतलब बहुत कुछ इसमें सच्चाई भी है, ऐसा नहीं कि मतलब एकदम सोर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। बस वो क्लैरिटी जो होती है ना डेट वगैरह को लेकर के, ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, पहले ये हुआ कि पहले ये हुआ, पहले मगध को जीता कि पंजाब को, कि पहले पंजाब को जीता कि मगध को, ऐसे आर्गुमेंट चलते हैं इतिहासकारों के बीच में सोर्स को लेकर के। भाई देखो, जहां समस्या होती है वहां सब लोग थोड़ा बहुत अपने अपने प्रमाण के आधार पे, जहां क्लैरिटी है कि भगत सिंह को फांसी मिली तो मिली, वहां दूसरी तरह का विवाद होता है। खैर, तो इस तरह से चंद्रगुप्त तो मौर्य वंश का संस्थापक था। क्योंकि नंदों का साम्राज्य बहुत बड़ा था, चंद्रगुप्त ने कब्जा किया, तो चंद्रगुप्त के साथ मतलब जैसे पटना पे आक्रमण के उल्लेख मिलते हैं, और एक यूनानी शासक है, सिकंदर के मरने के बाद उसका साम्राज्य 3 भागों में बट गया था। तो ये अफगानिस्तान और थोड़ा बहुत ईरान, मध्य एशिया का जो शासन था, एक बैक्ट्रिया के यूनानी शासक, बैक्ट्रिया करके एक इलाका था, फिर कुछ राज्य हिस्सा किसी और उसके उत्तराधिकारी को गया, यूनान मैसेडोनिया का हिस्सा किसी और को गया। तो इन सब इलाकों पे यूनानियों का शासन था। मध्य एशिया, मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट जिसे हम कहते हैं, सीरिया, लेबनान, ये इजराइल, फिलिस्तीन, ठीक है, इधर अफगानिस्तान पे भी यूनानियों का शासन था, ईरान के कुछ हिस्सों पे भी। ईरान को तो जीता ही था सिकंदर ने, ठीक है। तो चंद्रगुप्त के साथ जो उल्लेख मिलता है उसमें कहा जाता है कि भाई उसने एक बार यूनानियों को पराजित किया था, मतलब सेल्यूकस को, और सेल्यूकस का एक दूत था मेगास्थनीस, जो उसके दरबार में भी आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनानी राजदूत है, उसकी रचना है इंडिका, जो इतिहास को समझने में काफी रोल प्ले करता है। दरबार में भी आया था, ठीक है। और अब बहुत सारे लोग नौकरी करते थे मौर्यों के पास, यूनानी जो थे, मतलब मौर्य साम्राज्य में भी यूनानी बसते थे, कुछ लोग नौकरी करते थे। कुछ मौर्य यूनानी राजकुमारियों का विवाह चंद्रगुप्त से हुआ था, यूनानी स्रोत में भी इसका उल्लेख मिलता है। जैसे मतलब इच्छा से वो लोग विवाह करते थे यहाँ पे, ठीक है। तो कभी एक दौर ऐसा भी रहा कि वो रिश्ते लेकर आया करते थे हमारे पास, इतिहास में कभी एक दौर ऐसा भी रहा है, ठीक है ना, कि भाई वो रिश्ता चूंकि बहुत काफी शक्तिशाली था चंद्रगुप्त, और बहुत सारे यूनानी थे, तो समाज ऐसा था जिसमें आप देखोगे ना, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, दूसरे संप्रदाय, यूनानी। हमें एक बार के लिए लगेगा कि नहीं आज ही डाइवर्स समाज है, ऐसा नहीं है। समाज में डाइवर्सिटी भारतीय समाज में ना हड़प्पा या बाद के कालों में ना हमेशा से दिखती आएगी आपको, जो प्रमाण मिलते हैं हमें। विविधता और सहिष्णुता और प्रेम के साथ रहने की एक परंपरा है भारत में। तभी अलग अलग दौर में जो प्रताड़ित, जैसे मान लो कभी पारसियों पे प्रताड़ित किया गया, कभी यहूदियों को किया गया,
या इस्लाम का ही आगमन हुआ, तो भारतीय समाज में सब के सब कहीं ना कहीं समाहित, क्योंकि एक परंपरा इस तरह की रही है भारतीय समाज में, और लगातार हर दौर के साथ विविधता समृद्धि होती गई है। उन सब के बावजूद सब लोग अपनी अपनी पहचान बनाकर यहां पे टकराव वगैरह के भी एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। तो चंद्रगुप्त के समय ऐसा देखा गया है कि कर्नाटक से लेकर के अफगानिस्तान के कुछ इलाका तक, इधर बांग्लादेश का एक अच्छा खासा हिस्सा, इधर गुजरात महाराष्ट्र, ठीक है, यदि हम इसको मैप बना करके इसको हम देखें, हम है ना, चंद्रगुप्त की बात करें हम, तो ऑलमोस्ट अफगानिस्तान के भी कुछ इलाके पर, पाकिस्तान का जो पूरा इलाका था, कश्मीर, इधर कर्नाटक, इधर बांग्लादेश, मैक्सिमम हिस्सा तो धनानंद के समय ही जीता जा चुका था। बस एक उड़ीसा का कुछ हिस्सा जो था वो कलिंग जिसे कहते थे उस समय, जिसको अशोक ने जीता था। तो इतना बड़ा साम्राज्य था। तो जैसे अंग्रेजों ने एक राजनीतिक एकता स्थापित की, सत्य है, वही विरासत में हमें मिला, भारत पाकिस्तान के रूप में, फिर बांग्लादेश भी उसी में से निकल गया। ठीक, अंग्रेजों से पहले मुगलों के समय भी ऐसी एकता स्थापित हुई थी। अकबर से लेकर औरंगजेब तक के काल में एक बहुत बड़ा भूभाग जो है एक शासन के अंतर्गत, मुगल से पहले तुगलक के समय भी ऐसी एकता स्थापित हुई थी, और उससे पहले मौर्यों के समय भी ऐसी एकता स्थापित हुई थी। तो राजनीतिक एकता के भी कई दौर रहे हैं, फिर छोटे छोटे राज्यों में, क्योंकि आज जैसे राष्ट्रवाद जैसी भावना राजनीतिक अर्थों में नहीं थी उस समय। उस पूरे दौर में, अतीत में भी पूरे देश में संस्कृत भाषा को समझा जाता था। राजनीतिक एकता कभी रही, कभी नहीं रही, बट सांस्कृतिक बुनियाद बहुत मजबूत रही है। पूरे देश में अधिकांशतः हिस्सों में तब भी संस्कृत को जाना समझा जाता था। एक दौर ऐसा था, कभी प्राकृत को जाना समझा जाता था। धार्मिक विश्वास में बहुत हद तक आपको यूनिफॉर्मिटी, एक हम हिंदू धर्म की बात करें तो मानने वाले आपको कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर के, तो हर दौर के हिसाब से होता है। तो कहीं ना कहीं एक कल्चरल आइडेंटिटी रही है, चाहे वो भाषा के स्तर पे हो, चाहे वो धर्म के स्तर पे हो, पूजा पाठ पद्धति के स्तर पे हो। एक दौर ऐसा आएगा जब बुद्धिज्म का भी पूरे हिस्से में प्रसार होगा, दक्षिण भारत में भी, पूर्वी भारत में भी, पश्चिम भारत में भी, उत्तर भारत में भी। जैनिज्म भी संख्या में कम होने के बावजूद वैसा प्रसार आपको दिखेगा। तो धर्म कहीं ना कहीं एक जोड़ने वाला कारक तो रहा है, इसमें कोई राय नहीं भारतीय समाज में। बट धर्म को लेकर के जो प्रमाण मिलते हैं ना, विभिन्न धर्मों में हिंसक टकराव के बहुत कम एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। इतने सारे प्रमाण है तो टकराव के भी प्रमाण हो सकते थे, बट कम एग्जाम्पल मिलते हैं। यानी विविधता को स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ते रहे हैं। बहुत सारे त्योहारों का उल्लेख मिलेगा आपको, ठीक है, उस दौर में भी आप चाहे, ठीक है, कहीं पे भी रहते हो, पता चलो त्योहार एक साथ मनाए जा रहे हैं, ठीक है। अंतिम संस्कार वगैरह में आपको यूनिफॉर्मिटी बहुत हद तक दिखेगी, शादी विवाह में यूनिफॉर्मिटी आपको दिखेगी, है ना। तो बहुत सारी चीजें, सामाजिक कई सारे नियम एक जैसे दिखाई पड़ेंगे आपको हिंदुस्तान में। तो भौगोलिक विविधता, क्षेत्रीय विविधता, खान पान में विविधता के बावजूद कई मामलों में आपको एकता के तत्व भी दिखेंगे। मध्यकाल में इस्लाम के आगमन के साथ साथ इस्लाम का भी प्रसार होगा पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे। जैसे ब्राह्मणिज्म है, जैसे अपना बौद्धिज्म है, जैनिज्म है, ये हमारे जो सभी संप्रदाय हैं, वैसे धीरे धीरे इस्लाम भी हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग दौर में उसका प्रसार होगा। वहां भी आपको पूजा पाठ की पद्धति में एक एकरूपता दिखेगी आपको, ठीक है। तो एक विविधता उसमें ऐड हो जानी है। सिख धर्म का चूंकि दायरा बहुत बड़ा नहीं रहा है, शिक्षाएं तो बहुत मानवीय हैं उनकी भी, बहुत क्या मानवीय ही है शिक्षा, मतलब, ठीक है ना। लेकिन एक खास हिस्सों में ही उसका प्रभाव, और कहीं कहीं जहां जहां अनुयायी जाएंगे आप, ठीक है ना। तो
धार्मिक विविधता है, धर्म के मानने वाले भी हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में, बट कहीं ना कहीं जब हर धर्म वाले अपने गुरु या ईश्वर की आराधना करते हैं, पूजा स्थल पे जाते हैं, धर्म ग्रंथों की बात करते हैं, तो वो फिर एक तरह से यूनिफॉर्म तो करता ही विविधता के साथ हमें। तो आम लोगों के स्तर पे यही चीज थी जो हमें यूनिफॉर्मिटी प्रदान करती थी। आम लोगों के स्तर पे वो राजनीतिक भावना, राष्ट्रीय भावना, चेतना जैसी चीज, शासक बदलते रहते थे, वंश बदलते रहते थे, भाई शासक की हत्या हो गई, दूसरा आ गया, किसी ने कब्जा कर लिया, ये यथावत चलता था समाज में। अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुआ, आम लोगों के स्तर पर राजनीतिक चेतना, राष्ट्रीय भावना जो हमने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा, जो एक नई बात उसमें जुड़ गई। तो सांस्कृतिक भावनाएं बहुत प्रबल रही हैं हमारे यहाँ। इसलिए ऐसा हम नहीं कहते कभी कि एकदम सब कुछ अंग्रेजों ने ही किया है, मतलब हम में वो फैक्टर था तब हम इस तरह से बंध पाए हैं, हम में जोड़ने वाली कड़ी रही है तब हम जुड़ पाए हैं। ये कोई मजबूरी वाली एकता नहीं है, ठीक है, हम विविधता के साथ जीते आए हैं, उस विविधता में भी एक रूपता रही है आम लोगों के स्तर पर सांस्कृतिक, अंग्रेजों के साथ एक राजनीतिक एक रूपता का तत्व जो है आम लोगों के स्तर पे, खास लोगों के स्तर पे तो था, कभी मौर्यों ने, कभी ऐसे, ठीक है। तो राष्ट्रवाद को ना देखने का एक ये भी जो मेरा परसेप्शन है राष्ट्रवाद को देखने का, कि ये चीजें हैं हमारे समाज में। बात समझ में आ रही है क्या सभी को? तो इस तरह से भी एक नजरिया रखिएगा कि नहीं, ऐसा नहीं कि सब कुछ अंग्रेजों ने ही, मतलब ये हम अध्ययन के साथ साथ देखेंगे, हम धीरे धीरे आपके सामने आता जाएगा। हाँ, ठीक है, कर दूंगा मैं इसका आंसर अभी थोड़ी देर में, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक छोटा सा परिचय हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद, चूंकि वो जैन धर्म का अनुयायी था, है ना, और उसके बाद जो उसका बेटा था बिंदुसार, वो शासक बना। बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बिंदुसार के बाद अशोक शासक बनते हैं। अशोक अपनी नीतियों के लिए, मतलब भारतीय और दुनिया के इतिहास में भी काफी चर्चित हैं आज भी। तो हम थोड़ा अशोक पे रुक करके बात करेंगे, उनकी और क्या क्या पॉलिसी ऐसी थी। अशोक के बाद उनके उत्तराधिकारी उतने योग्य साबित नहीं हुए और धीरे धीरे, मतलब, ठीक है, कुणाल हैं, दशरथ हैं, बृहद्रथ हैं, संप्रति हैं, ऐसे करके कुछ प्रमुख शासकों का नाम हम लेंगे, ये वंशावली और उनसे जुड़ी हुई कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें, और फिर हम इसी में ऋग्वैदिककालीन राजनीति, उत्तर वैदिककालीन राजनीति, बुद्धयुगीन राजनीति, ठीक है, और फिर मौर्य युगीन राजनीति। एक बहुत बेहतर प्रशासनिक ढांचा आपको दिखेगा केंद्र से लेकर गांव तक, ठीक है। उसके बारे में हम प्रशासन की भी बात करेंगे हम राजनीतिक इतिहास में। एक क्वेश्चन है कि जैन धर्म की जड़ें बची रह गई, बट बौद्ध धर्म लगभग लुप्तप्राय ही हो गया भारत से। देखो, एक तो अनुशासन में बात आ जाती है। जैन धर्म में बहुत कठोर अनुशासन की बात की गई है, बौद्ध धर्म में उतना कठोर अनुशासन नहीं था, ठीक है। दूसरा, जैन जो उस समय उपदेशक थे, उन्होंने बहुत मुखर होकर ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध, तो लगातार टकराव बौद्धों और ब्राह्मणवादी व्यवस्था में वैचारिक स्तर पे भी। जैन ने जो स्यादवाद की, ये भी सत्य हो सकता है इस मामले में। फिर आप देखोगे बुद्ध ने ये स्कोप छोड़ा था कि भाई हमारी शिक्षा की व्याख्या कर सकते हैं आप, बट वहां साफ साफ कहा जाता है कि तीर्थंकरों के उपदेश को ही आपको सर्वश्रेष्ठ सब कुछ, एक अनुशासन की बात की जाती है। बौद्धों का प्रसार ज्यादा हुआ, इवन मध्य एशिया, पश्चिम एशिया के कुछ इलाकों में भी बौद्धों का प्रसार हुआ। इस्लाम के राइज के साथ इस्लाम और महायान बौद्ध धर्म का भी टकराव हुआ। तो जब इस्लाम मानने वाले आक्रमणकारियों का भारत पे आक्रमण हुआ, तो उस दौरान, मतलब उनका जो मेन टारगेट निशाना कहीं ना कहीं बौद्ध मठ ही होते थे। जैनियों के साथ वैसे कोई टकराव, नुकसान जरूर हुआ होगा, है ना। तो ऐसे अलग अलग रीजन की बात
बट जो सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है कि वो अनुशासन और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उस उतना मुखर होकर के चुनौती, क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जड़ें काफी मजबूत। आप देखोगे इतने सारे दौर आएंगे जाएंगे, शासकों का अलग अलग धर्म होगा, कोई जैन संप्रदाय को मान रहा है, कोई आजीवक, अलग अलग शासक मानते जा रहे हैं। मध्यकाल में ज्यादातर शासक इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, अंग्रेज जो है ईसाई धर्म को मानते थे, फिर भी एक ब्राह्मणवादी हिंदूवादी व्यवस्था कहीं ना कहीं लंबे दौर में देखोगे तो शासक वर्ग में अलग अलग धर्म मानने वाली संख्या अधिक रही। तो वो टकराव जो था एक बड़ा रीजन था। क्या सवाल है आपका? हाँ हाँ हाँ, हमने पूरा नहीं बताया ना, कुछ हिस्सा। अफगानिस्तान बड़ा हिस्सा है, ठीक है, कुछ हिस्सा गिफ्ट दिया था। हाँ मैं बताऊंगा अभी, है ना, ठीक है। लिखे आप, जरा लिखना स्टार्ट करें आप। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखे। पहला पॉइंट, मौर्य वंश का संस्थापक। मौर्य वंश का संस्थापक। नेक्स्ट पॉइंट, चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित कर अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित कर पाटलिपुत्र पर नियंत्रण स्थापित। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, पाटलिपुत्र पर नियंत्रण स्थापित। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, चंद्रगुप्त का एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण। चंद्रगुप्त का एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण। लिख लें आप, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण। कौमा, पश्चिम में गुजरात महाराष्ट्र। पूर्व में बांग्लादेश। पूर्व में बांग्लादेश। उत्तर में कश्मीर। एवं दक्षिण में कर्नाटक। ठीक है, समझने के लिए कि इतना बड़ा एक राजनीतिक हिस्सा, जैसे हमने कहा ना, मौर्यों को राजनीतिक कारणों से भी हम जानते हैं। आगे लिखें आप, 305 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया के शासक सेल्यूकस को पराजित किया। सेल्यूकस को पराजित किया, ठीक है। और उसी पराजय के बाद पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा
उसने दे दिया था, मतलब सेल्यूकस को, और वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए थे चंद्रगुप्त के साथ। ठीक है, नेक्स्ट लिखें आप, जैन धर्म का अनुयायी जैन धर्म का अनुयायी। नेक्स्ट, यूनानी स्रोतों में चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहा गया है। कहा गया है विलियम जॉन्स ने सर्वप्रथम इसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। सर्वप्रथम इसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। अब लिखें बिंदुसार। कोई उस मत जाइए ना उसमें आप, किसने क्या कहा, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है ना, उसमें मत जाइए ना, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में। ठीक है, लिखिए आप बिंदुसार। देखिए 298 बीसी से 272 बीसी, 298 से 272। इसके बारे में कुछ नहीं, दो बातें हमें जाननी है। एक लिखें आप, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी। आजीवक संप्रदाय के बारे में बता रहा हूं अभी आपको मैं। ठीक है, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी। एक और लिखें आप, सीरिया से डाइमेकस नामक एक दूत इसके दरबार में आया। सीरिया से डाइमेकस नामक एक दूत इसके दरबार में आया। ठीक है, सीरिया से डाइमेकस नामक एक दूत इसके दरबार में आया। यहां नोट करके लिख लें आप, लिख रहे हैं मक्खली गोशाल आजीवक संप्रदाय का संस्थापक। महावीर के समकालीन आजीवक संप्रदाय का संस्थापक, महावीर के समकालीन एवं कुछ वर्षों के लिए महावीर का शिष्य भी रह चुका था। ठीक है, कुछ वर्षों के लिए ऐसे एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो बिंदुसार को विरासत में एक बड़ा साम्राज्य मिला और कुछ नई राजनीतिक उपलब्धियों का जिक्र नहीं मिलता है। एक दूत आया था, उसका जिक्र इंपॉर्टेंट है थोड़ा। और आजीवक संप्रदाय का अनुयायी, इससे पता चलता है कि पिता जैन धर्म को मान रहा है, बेटा आजीवक संप्रदाय को मान रहा है, और उसका बेटा बौद्ध धर्म को संरक्षण दे रहा है। इस तरह की विविधता वाला एक समाज है।
सब हर संप्रदाय मोक्ष के बारे में अलग अलग बात कर रहा है। क्लास के एंड में आपसे मैं एक समग्रता में एक दर्शन को लेकर मैं डिस्कशन करूंगा, उसमें चरवाक, आजीवक, इन सबको भी ले लूंगा, सांख्य वगैरह सब, है ना। एंड में ना कुछ एक जनरल बातें जैसे मैं बताता हूं, षड दर्शन या कुछ भौतिकवादी दर्शन, प्राचीन भारतीय साहित्य, प्राचीन भारतीय विज्ञान, प्राचीन भारतीय शिक्षा, है ना। जब एंड करता हूं तो वहां मैं कुछ समाहित करता हूं इन सब चीजों को मैं एक बार, ठीक है। क्या करोगे जान के? हाँ तो रहने दो, ये शासन काल है उसका मतलब, ठीक है। जो लास्ट हिस्सा किसी का होता है वो मरने के बाद ही गद्दी छोड़ता है। जीवन काल में कोई गद्दी छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता है, ठीक है। आगे लिखें आप, अशोक। देखिए 272 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक, 272 से 232 लिखें इस अशोक के बारे में। अशोक को भी विरासत में एक विशाल साम्राज्य मिला। हालांकि शासन के 9वें वर्ष में इसने कलिंग को जीता। ठीक है, शासन के 9वें वर्ष में इसने कलिंग को जीता। ठीक है, आगे लिखें। अशोक का शासनकाल उसकी उदार नीतियों को लेकर विशेष तौर पर जाना जाता है। ठीक है, विशेष तौर पर जाना जाता है। अब अशोक को जब भी हम बात करते हैं ना, तो अशोक और अकबर, मतलब कोई भी स्टूडेंट हो उसको अशोक का नाम पता रहता है और अकबर का नाम पता रहता है नॉर्मली। इन दोनों ही शासकों को, एक को मध्यकाल में, एक को प्राचीन काल में, महत्वपूर्ण शासकों की श्रेणी में, महान शासकों की श्रेणी में से रखते हैं। ऑब्वियसली कुछ ऐसी नीतियां होंगी जिसको लेकर इन्हें इतना महत्व दिया गया उस दौर के हिसाब से। ठीक है, अशोक ने ऐसा क्या क्या किया? ठीक है, लिखें आप जरा, पॉइंट्स मिलते चलिएगा। जैसे अशोक को महान शासक क्यों कहते हैं, या विलक्षण प्रतिभा का धनी क्यों माना जाता है ना, इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं। कभी हो सकता है आपको मेंस में भी इसकी जरूरत पड़ जाए, इस मकसद से लिखा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, लिखें आप, पहला पॉइंट, प्रजा के प्रति समर्पण के कारण जैसे उसका कहना था कि वह प्रजा के कार्य के लिए कभी भी उपलब्ध रहता है, कि वह प्रजा के कार्य के लिए कभी भी उपलब्ध रहता है। कभी भी उपलब्ध रहता है। जैसे अपने अधिकारियों को कहता था, प्रजा से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो मैं कहीं भी रहूं, सोता रहूं, ठीक है, परिवार के सदस्यों के साथ बैठा रहूं, शिकार पे रहूं, तुरंत मुझे बताया जाए।
ठीक है, इसी में लिखें आप, तथा अपने कार्यों को प्रजा के ऋण के तौर पर, अपने कार्यों को प्रजा के ऋण के तौर पर देखता था। ठीक है, वो कहता था मैं जो भी काम करता हूं ये प्रजा का कर्ज है मेरे ऊपर, मैं उस कर्ज को उतारने के लिए, मतलब ये दृष्टिकोण था। आगे लिखें आप, प्रजा से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित, प्रजा से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने के लिए राजकीय यात्राएं या धम्म यात्रा का आयोजन, राजकीय यात्राएं या धम्म यात्रा का आयोजन, धम्म, धर्म मत लिखिएगा, धम्म लिखिएगा, हम धम्म की बात करेंगे हम। तो एक जगह कहता है 256 रातें हमने धम्म यात्रा पे बिताई अपने शासन काल में, मतलब अक्सर वो निकल जाया करता था, लोगों की हाल दशा है ना। कॉमा देकर के लिखें आप, प्रजा से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने के लिए, प्रजा से संपर्क स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण राजमार्गों पर सरकारी आदेशों या अभिलेखों को रखवाया। ठीक है, जितने भी मेन मार्ग थे वहां उसके आदेश पत्थरों पे लिखे हुए, जो भी प्रजा से वो कहना चाहता था वो। ठीक है, तो जैसे अशोक को एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है, तो एक बहुत बड़ा कारण होता है प्रजा के कल्याण, प्रजा के प्रति समर्पण के कारण। आगे लिखें आप, अगला पॉइंट, अधिकारियों को निर्देश कि प्रजा को अकारण यातना न दे, प्रजा को अकारण न सताए, यातना न दे। ठीक है, अकारण यातना न दे, निर्देश जारी करता है कि भाई बिना उसके आप आम लोगों को नहीं सताना है, अपने नगर व्यवहारिक वगैरह आदेश में उल्लेख रहता था। आगे लिखें आप, आम लोगों के कल्याण के लिए चिकित्सा की व्यवस्था, तालाब एवं कुआं का निर्माण, वृक्षारोपण इत्यादि को महत्व दिया। ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे कुआं है, कहीं पे तालाब है, कहीं रहने की व्यवस्था है, ताकि आने जाने वाले लोगों को खूब सुविधा। ठीक है, वो खुद कहता है कि भाई हमने बहुत सारे इस तरह के काम किए हैं। आगे लिखें आप, बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के बावजूद
बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के बावजूद सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव, और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। नेक्स्ट लिखें। अच्छे आचरण वाले कैदियों को कैदियों की सजा माफ किए जाने के प्रमाण, अच्छे आचरण वाले कैदियों की सजा माफ किए जाने के प्रमाण, ठीक है, माफ किए जाने के प्रमाण। नेक्स्ट लिखें आप, सजा माफ किए जाने के प्रमाण। लिखें, अपने उत्तराधिकारियों को युद्ध के द्वारा विजय की नीति को छोड़ने की सलाह। उत्तराधिकारियों को युद्ध के द्वारा विजय की नीति छोड़ने की सलाह। जैसे कि विशाल सेना है इसके पास, फिर भी कहता है कि मेरा जो अनुभव है वो युद्ध से आप किसी को जीत नहीं सकते हैं, प्रेम से जीत सकते हैं आप। तो वो कहता है भेरी घोष के जगह धम घोष को, भेरी यानी युद्ध के जगह, धम यानी मित्रता, प्रेम, सहिष्णुता, उससे आप किसी को जीत सकते हैं। नेक्स्ट लिखें आप, पड़ोसी देशों से मित्रवत संबंधों की स्थापना पर बल, मित्रवत संबंधों की स्थापना पर बल, तथा पड़ोसी देशों में भी चिकित्सा की व्यवस्था। ठीक है, पड़ोसी देशों में भी चिकित्सा की व्यवस्था। एक और पॉइंट लिखें, समाज में सहिष्णुता एवं प्रेम का वातावरण हो, इसके लिए धम्म नामक आचार संहिता को लागू करने का प्रयास। ठीक है, अभी धम्म की बात अलग से कर रहे हैं आपसे हम जस्ट। तो जैसे कभी ये सवाल इसलिए आ सकता है कि देखो, नॉर्मली हम सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं, सिलेबस में संस्कृति एवं विरासत, कहीं कहीं ना राजनीतिक विरासत भी हमारी बड़ी समृद्ध हो जाती है। ठीक है, जब हम दुनिया में कुछ अपनी बात हम बताते हैं कि भाई हम प्राचीन सभ्यता संस्कृति वाले देश हैं। प्रधानमंत्री जी कभी किसी अवसर पे कहीं कह रहे थे कि भाई हम युद्ध को मानने वाले नहीं बल्कि बुद्ध को मानने वाले हैं। किसी अवसर पे किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कह रहे थे वो कि हम युद्ध को नहीं बल्कि बुद्ध को। तो वैसे ही आप देखोगे जैसे अशोक की जो नीति है उसने जरूर युद्ध किया। ऐसा कहा जाता है कि
कलिंग युद्ध में बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे और उससे उसका मन काफी दुखी हुआ और उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपनाया जिसमें अहिंसा की बात की गई है। हालांकि अशोक ने अपनी कभी सेना को भंग नहीं किया, सेना उसकी यथावत बनी हुई थी। बट अशोक को ऐसा लगता था कि किसी पे यदि हम शासन कर रहे हैं, यदि वो हमें स्वीकार करे तो व्यवस्था की दीर्घजीविता अधिक होगी। यदि हम उस पर जबरन थोपेंगे तो एक असंतोष बना रहेगा। अशोक को यह भी लगता था जिस तरह से विविधता युक्त समाज है, ठीक है, उसमें प्रेम, मित्रता, सहिष्णुता जैसे विचार ही ठीक है, तो सावधान तो रहता था अपनी सेना को लेकर के, कहीं कोई असंतोष हो तो उसको धमकी वगैरह भी देता था। पर एक इतने विशाल साम्राज्य का प्रमुख होने के बावजूद उसने दुनिया में मित्रता, भाईचारा, प्रेम, सहिष्णुता का संदेश देने की कोशिश, भारत में संदेश देने की कोशिश, ठीक है। अशोक की जो नीतियां है ना, आप कमोबेश देखोगे यही सब हमारे संविधान का भी मूल है। आधुनिक समय में भी जो हमारे अपने पूर्वज हैं, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नायक रहे हैं, संविधान सभा के जो मेकर रहे हैं, निर्माता रहे हैं, उन लोगों ने भी तर्क के आधार पर किस तरह की व्यवस्था बनाई है, ऐसी तो व्यवस्था बनाई है। भारत के बहुलवादी समाज है जहां लोग प्रेम और सौहार्द से, तो हजारों साल पहले अशोक जैसा शासक इस बात को, उसमें कोई बाध्यता नहीं थी कि प्रजा के कल्याण के लिए काम करे। राजा है वो, बहुत मैक्सिमम राजाओं ने तो ऐशो आराम का ही जीवन जिया है, प्रजा अपना जी लेती है। राजा का काम क्या होता था? कानून व्यवस्था बना के रखना, बात खत्म हो गई। उसके बाद रेवेन्यू दे दो, बात खत्म, हमारा तुम्हारा कोई मतलब नहीं, बाकी हम जैसे लाभ जिए हम। तो कोई दबाव नहीं उसके ऊपर, लेकिन प्रजा के प्रति जो प्रेम, जो लगाव, जो स्नेह, यहां तो लोकतंत्र में यदि हम किसी को चुन को भेज दें, मतलब कोई सरकार बन जाती है, तो सामने तो हर कोई कहता है कि भैया देखो हम ठीक है, मतलब जो भी आप आपके ही करता धरता, आपके कारण ही हैं हम। बट कहीं ना कहीं अंदर सबका भाव यही रहता है कि अब तो हम कोतवाल हो गए हैं। मुगल काल में कोतवालों की चलती बहुत थी, ठीक है ना, अब तो हम कोतवाल हो गए हैं ना। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे हाव भाव में भी है तो लोकतंत्र, ठीक है, बट वो प्रजातंत्र के तौर पर प्रजा ही मान के चलते कि बाकी सब पब्लिक मेरी प्रजा है और मैं यहां का निर्वाचित राजा हूं, ऐसा ही भाव रहता है ना। उस दौर में इसको सभी लोग मानते हैं। तो अशोक को प्राचीन भारतीय शासकों की कैटेगरी में थोड़ा एक अलग श्रेणी में रखा जाता है, भारतीय इतिहास में भी, मध्यकाल या आधुनिक काल में भी देखा जाए तो। अब उस समय जैसे वृक्षारोपण वगैरह पे ध्यान देना, ठीक है, खेती वगैरह के लिए वृक्ष काटे जा रहे होंगे, तो एक क्या पता सस्टेनेबल डेवलपमेंट की समझ उसे भी रही हो उस समय, ठीक है, सतत विकास वगैरह की समझ उसे भी रही है ना, लोगों के राहत के लिए उपाय करना। पूरे देश में एक भाषा और एक लिपि, जैसे भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, हम जहां पर भी था उसने ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में उसने अपने आदेश, कर्नाटक तक में मिलते हैं। तो क्या ये एक रूपता नहीं है क्या? जैसे कभी संस्कृत, कभी प्राकृत, ऐसा नहीं कि एक रूपता केवल अंग्रेजों के समय, वो जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था। बट कहीं कहीं यदि विविधता बहुत ज्यादा है तो दूसरी भाषाओं में भी आदेश वो जारी करता है, भाषाई विविधता का भी वो सम्मान करता है। बाकी ऐसी परंपरा है कि 99 भाइयों का कत्ल करके वो गद्दी पे बैठा था, कभी आपने सुना हो तो मत मानिएगा इसको, ठीक है, मतलब 100 भाई, अपने सगे भाई होना भी बड़ी बात है, उसकी परवरिश करना भी, ठीक है, माता पिता परवरिश करे ये भी बड़ी बात है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जैसे अशोक पहले शैव धर्म को मानता था और किसी बौद्ध भिक्षु वगैरह के प्रभाव में या परिस्थिति वजह से बौद्ध धर्म को मानना शुरू किया, जो भी रीजन रहा हो। तो चूंकि अशोक पहले बड़ा क्रूर और आतताई था और बौद्ध धर्म में आने के बाद जब बड़ा उदार हो गया, ऐसा माना जाता है कि भाई बौद्ध धर्म के लेखकों ने अशोक को ऐसा चित्रित किया है।
ऐसे कुछ एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं। एक अच्छे शासक के तौर पे, युवराज के तौर पे कुछ बड़ी बड़ी जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहा है। बिंदुसार के समय उज्जैन में एक विद्रोह हुआ, दबाने गया उस विद्रोह को। तक्षशिला में विद्रोह हुआ, उसका दमन किया। एक योग्य प्रशासक के रूप में इसकी चर्चा युवराज के रूप में इसकी होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कोई मान्यता है। हाँ, पहले से धर्म का अनुयायी था, बाद में। और हाँ, 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 ये सब कलिंग युद्ध के बाद की है। ये जो जितनी भी नीतियों की मैं बात कर रहा हूं, ये सब कलिंग युद्ध के बाद की चर्चा है। ठीक है, स्टार्टिंग में उतना उदार नहीं थे, कहना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि क्रूरता के कोई एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं। ठीक है, नहीं, स्टार्टिंग से तो पॉलिसी का उल्लेख नहीं मिलता। देखो, एक तो पहली बात ना कि अशोक के बारे में जो पूरा शासन काल है, करीब करीब 40 वर्षों का, हमें काल वाइज, हर ईयर वाइज जानकारी नहीं मिलती है क्या हो रहा था। जो मोटी मोटी जानकारी है उसके आधार पर कहा जाता है। कोई क्रूरता के एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं। ठीक है, यह माना जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन हुआ। तो कोई भी मानने वाली बात भी है। इंसान है, हम यदि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मरते हुए देख रहे हैं तो हो सकता है हृदय परिवर्तित हो जाए। कुछ पुतिन भी होते हैं। ठीक है, कुछ दुनिया में पुतिन भी होते हैं, मतलब, है ना। पुतिन रूपी शासक भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है ना, कि भाई अब आज के दौर में भी मतलब लोग मर रहे हैं फिर भी, मतलब, ठीक है ना, हमारी सुरक्षा, एकता, अखंडता, मतलब, ठीक है, चलो उसमें क्या जाना हमें। आगे लिखें आप। हाँ, लिखिए आप धम्म। ये ना अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक को क्यों हम, या क्यों उनको एक महानतम शासक मानते हैं, विलक्षण प्रतिभा का धनी, या क्यों इतिहास में इतना चर्चित है अशोक, है ना। और जो इतिहास के स्टूडेंट हैं उनसे इंटरव्यू में प्रायः पूछ लिया जाता है, अच्छा बताओ तुम प्राचीन भारत में कोई एक महत्वपूर्ण शासक के बारे में तुम किसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हो, किसको आदर्श मानते हो? तो ज्यादातर लोग कहते हैं अशोक को। तो क्यों मानते हो? तो इन कारणों से मानते हैं। ठीक है, आप इस तरह के रीजन भी आप दे सकते हैं, देना चाहिए, है ना। अब लिखिए आप अशोक का धम्म, अलग से लिखें आप। अशोक ने इसके लिए भी जाना जाता है, धम्म के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, पहले लिख लें आप धम्म क्या है। लिखें अशोक का धम्म एक आचार संहिता थी जिसमें इस तथ्य पर बल दिया गया कि व्यक्ति परिवार समाज एवं राज्य को कैसा आचरण करना चाहिए। मैं बता रहा हूं इसके बारे में। धम्म, वैसे जैसे संस्कृत में हम धर्म लिखेंगे तो पाली में वो धम्म हो जाता है। तो कई लोगों ने का यह माना था कि अशोक एक नया धर्म चलाना चाहता था, बट ऐसा है नहीं। धर्म के जितने भी पॉइंट उसको देखकर लगता था कि वो एक प्रकार की आचार संहिता थी, कोड ऑफ कंडक्ट था, कि राज्य को, व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, मतलब एक कैसा आचरण करना चाहिए। इसके बारे में कहा जाता है शासक के वेश में एक तरह का उपदेशक ही था वो, भिक्षु ही था वो। ठीक है, इसका मानना था कि भाई जो तत्व बता रहा है वो इन सब करने से समाज में शांति, सौहार्द, प्रेम बना रहेगा। लिखिए आप धम्म के तत्व। धम्म के तत्व लिखें अहिंसा,
सहिष्णुता, दया, माता पिता एवं बड़ों का सम्मान, साधु संतों का सम्मान,